हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देविक कुमार सर। देविक कुमार सर से आज हम जानेंगे इंडिया के बजट के बारे में और उसके साथ साथ जो इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है पहले ईरानियों को और फिर पाकिस्तानियों को, उसके ऊपर बात होगी। और एंड में हम पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को जिस तरीके से उनके खिलाफ दो मुकदमात का फैसला आया है, एक में उनको 10 साल और दूसरे में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है और उनको नाअहल भी कर दिया गया है। तो ये सारे टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। पहले हम दिव्य कुमार सर को वेलकम कहते हैं। दिव्य कुमार सर, वेलकम। जी वेलकम, थैंक यू नमस्कार। सर। नमस्कार, शुक्रिया बुलाने के लिए, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी दीपक भाई, आपने देखा कि आज जो इंडिया का जो बजट है वो पेश कर दिया गया। कैसे सर इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? कौन कौन से अहम चीजें हैं जो इसके अंदर आपने देखा कि वो शामिल हैं, और कैसा आपको बजट लगा ये? सर वैसे तो हर साल जब बजट आता है तो बोला जाता है इंडिया का बजट, 2023 का बजट, 24 का बजट, ऐसे बोलते हैं। पर इस साल बोला, मैं सुबह से देख रहा था तो आ रहा था इंडिया का 2024 का इलेक्शन वाला। तो इलेक्शन वाले अच्छा। बजट में फिर वो ये भी होते हैं ना, हम इतना हम्म। फ्री में देंगे, देंगे, इतना हमने टैक्स कम कर दिया है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पूरे बजट। हम्म। ना कोई चीज पे सब्सिडी है, ना टैक्स कम किया है। ठीक है ना, मतलब कोई भी ऐसे होता है ना कि लारे लपे अपीजमेंट जी। वगैरह कुछ भी नहीं किया है। एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम बोल सकें जो अपीजमेंट के दायरे में आती हो, या जिसको हम बोले कि यार ये जो काम किया ना ये वोटों के चक्कर में किया। हम्म। एक भी चीज ऐसी नहीं है। और ये पूरा बजट भी नहीं है। निर्मला सीतारमन पार्लियामेंट में बोल के गई हैं कि जो इसके अंदर बड़ी बड़ी चीजें हैं वो हम जून और जुलाई में, जो जून जुलाई वाला जो समर वाला जो होता है, जी। हाँ जून वाले सेशन में आके बताएंगे। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, जून वाले सेशन में आके बताएंगे, मतलब मई में इलेक्शन हम ही जीत रहे हैं। बिल्कुल। इनको पता है कि भाई हमें अपीसमेंट करने की जरूरत ही नहीं, हमने काम इतना किया है कि दुनिया हमें हम्म। वोट देगी। ठीक है। और फिर सबसे बड़े जो बीजेपी के एम्बेसडर हैं, मार्केटिंग करने वाले जो के है कांग्रेस बेसिकली, हम्म। कांग्रेस के लीडर आके बाहर बोल रहे हैं यार ये इलेक्शन बजट जैसा लगा नहीं। कोई बोलता है यार बजट बड़ा तीखा तीखा था। ठीक है, मतलब वो एक्साइटमेंट नहीं थी, बड़ी हाइप क्रिएट हुई हुई थी, वो हाइप नहीं थी। तो एक रिपोर्टर ने सामने से पूछ लिया, सर हाइप बीजेपी हम्म। ने थोड़ी ना क्रिएट की थी। ठीक है, ये तो मीडिया ने क्रिएट की थी। इलेक्शन बजट, इलेक्शन बजट, इलेक्शन बजट, उन्होंने सादा बजट लाके रख दिया है। और ये भी बोलते हैं कि हम्म। बड़ी बड़ी चीजें हम जून में करेंगे। मतलब आप कॉन्फिडेंस हम्म। लेवल चेक करें। ठीक बिल्कुल। है, और ईमानदारी को चेक करें, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडिया में ये पहली दफा ही हुआ होगा, मेरे हिसाब से पहली दफा ही हुआ होगा कि टैक्स रेट कम नहीं किया, कोई चीज पे सब्सिडी नहीं है, या कोई चीज मुफ्त में नहीं दी जा रही किसी भी किस्म की, किसी भी लेवल पे, किसी भी वर्ग के लोगों को, किसी भी इलाके के लोगों को। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फर्क है जो आया है, जो इस बजट में था। इतना कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट चीजें सर, ज्यादातर तो इतनी कोई सिग्निफिकेंट चीजें नहीं है बजट में, एक्सेप्ट फॉर फ्यू थिंग्स। पर वो इतनी मैटर नहीं करती। पर ये है कि अचीवमेंट्स बहुत गिनवाई निर्मला सीतारमन जी ने। ठीक है, स्पीच में पहले तो आप वो पूरा अपना अचीवमेंट्स गिनवाते हैं, तो उसके बाद आप आगे जाते हैं और आगे फिर दूसरी चीजें आप बताते हैं लोगों को और दुनिया को नए बजट के बारे में। तो उस हिसाब से था, मैं कुछ चीजें उनकी बता देता हूँ जो उन्होंने बोली है, मैं उनको कोट कर देता हूँ। इंडिया हैज लेड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन दिस अमृत काल। इंडियन इकोनॉमी हैज विटनेस प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन इन लास्ट 10 years। ठीक है, इसके बाद आपकी ये जो पॉलिसीज, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और ये जो कंप्लाइंसेस, डिक्रिमिनलाइजेशन, न्यू लॉज, सबका साथ सबका विकास, इसके बारे में बात की। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की। सोशल जस्टिस के और इक्वालिटी के ऊपर बात की, जो कि ट्रू सेक्युलरिज्म है। हम्म। हैव डिलीवर्ड हाउसिंग फॉर ऑल। हर घर जल इन रिकॉर्ड टाइम। 4 करोड़ घर, हम्म। 10.5 के 11 करोड़ घरों में पानी की लाइनें पहुंचाना, 11.5 करोड़ लोगों को वो उज्ज्वला गैस कनेक्शंस देना। ठीक है, और जो जनधन अकाउंट्स हैं 50 करोड़ के, या जो आयुष्मान भारत जो इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस है, 28 करोड़ वो हो गए। इस तरह कर करके जो अलग अलग चीजें गिनवाई गई। फिर विकसित भारत का बारे में फिर से बताया गया।
फिर ये बताया गया कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल गरीबी से निकाला गया, पॉवर्टी से निकाला गया, 25 करोड़ गुड, लोगों को 10 सालों में। जबरदस्त। और पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 लाख करोड़ दिए गए हैं क्रॉप इंश्योरेंस के लिए फार्मर्स को। स्किल इंडिया की अगर बात करें तो 1.4 करोड़ यूथ को अपस्किल किया है, 54 लाख यूथ को रीस्किल किया है, और 3000 नए स्किल इंडिया के सेंटर एस्टेब्लिश किए हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अगर बोले कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट आवाम के खाते में जो जमा करवाती है, बीच में बचौलिए जो नहीं होते, जी। 14 करोड़ इसके तहत ट्रांसफर हो चुके हैं, 34 लाख करोड़ रुपीस पीएम जनधन अकाउंट्स में। और ये डायरेक्ट बेनिफिट में गवर्नमेंट को 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। 7 नए आईआईटी बने हैं, 16 नए ट्रिपल आईआईटी, 7 आईआईएम्स बने हैं, 390 यूनिवर्सिटीज बनी है। अगर समान निधि की बात करें, समान निधि बेसिकली ये जो आपके ठेले वाले, केबिन वाले, जी। ठीक है, ये जो आपके कारोबार होते हैं, स्ट्रीट वेंडर, इनको जो लोन दिया जाता है, तो 78 स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिए गए हैं, दिया गया क्रेडिट असिस्टेंस। नारी शक्ति की उन्होंने बात की, वुमेन रिजर्वेशन बिल लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, ट्रिपल तलाक के बारे में बात की, आवास योजना, जो असल में जो 4 करोड़ घर, या तो घर की जो मालकिन होगी, वो जो घर के कागजात, या तो वो किसी महिला के नाम पे होंगे, या तो जॉइंट होंगे, महिला और उसके हस्बैंड, बाप, भाई दोनों के नाम पे होंगे, महिला होगी उस एग्रीमेंट पे, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के नाम पे। इससे क्या, उसको घर में फिर इज्जत भी मिलती है, बदतमीजियां भी कम होती है, दहेज भी नहीं मांगा जाता, उसको मारा भी नहीं जाता, और उसको एक इक्वल समझा जाता है। ठीक है, जिन लोगों की सोच अभी तक नहीं बदली है। स्टेम कोर्सेज की बात की कि वुमेन पार्टिसिपेशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में है, स्टेम कोर्सेज में जो वुमेन पार्टिसिपेशन है, जो कि 42% है। उसके अलावा इन्होंने द एवरेज रियल इनकम पीपल पिछले 10 सालों में एक एवरेज इंसान की इंडिया में 50% इनकम इंक्रीज हुई है। गुड। मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ लोगों को लोन दिए गए, वुमेन को। जीएसटी हो गया आपका, उसके बाद आपकी दूसरी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, G20 की बात की, आपकी कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, मैत्री वगैरह के बारे में बात की, सोलर की बात की, जो अभी नई स्कीम इन्होंने निकाली है, 1 करोड़ घरों के ऊपर हम सोलर इंस्टॉल करेंगे। इकोनॉमिक मैनेजमेंट और इकोनॉमिक मैनेजमेंट, डीपीआई, एफडीआई के बारे में बात की। दूसरा आपके बहुत सारी चीजें जो होती हैं आपकी, एफडीआई, डेट टू इक्विटी रेशो, एक्सटर्नल डेट कितना, इंटरनल डेट कितना, टोटल डेट कितना है आपका। ठीक है, इसके अलावा सिक्योरिटीज हैं आपकी, दूसरी गवर्नमेंट लेवल की इन्वेस्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट असिस्टेंसेस हैं। जैसे इस साल मालदीव को पैसे नहीं दिए, जैसे पिछले साल मालदीव को 700 करोड़ दिए थे, इस साल नहीं दिए, उसके भूटान को सबसे ज्यादा मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सी चीजें हुई हैं। फिर हेल्थ कवर के बारे में बात की, विक्रम कर्मा योजना जो सितंबर में मोदी जी ने लॉन्च की थी, उसके तहत 18 कलाओं में लोगों को एंड टू एंड सपोर्ट दी जाएगी। 18 कलाएं कौन सी? लोहार, ठीक है, आपके शू मेकर, या जो ये लेदर का काम करते हैं, हाथ का हैंडीक्राफ्ट वगैरह, जो आपकी कलाएं हैं। इसके अलावा मेटल का काम जैसे होता है। लोहार आ गया ना उसमें, सारे किस्म जी। के काम। अब लोहा, वो स्टील हो, आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, लोहार के अंडर आ गया सारा। 83 lakh SAGs with 9 crore women are transforming the rural socio-economic landscape. Their success has assisted in making more than 1 crore women become लखपति दीदी already. 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। नेहरू की बात की, कोल की बात की कि कोल की जो गैसिफिकेशन और जो दूसरी मेथड जो कोल के आगे होते हैं, उससे एनवायरनमेंट को डैमेज कम होगा और हमारी गैस की इंपोर्ट्स भी कम होंगी। उस पर बात की, उसका टारगेट तो 2030 तक का रखा है। जो केपेक्स है
कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी इंक्रीज किया है। जो डेयरी वाले होते हैं आपके हो गए, जिन्होंने गाय वगैरह, जिनके तबेले होते हैं, जो फिशिंग का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम छोटे छोटे लेवल पे जो ये सब है, इनके लिए भी इन लोगों ने बहुत सी चीजें और जो है वो अनाउंस की हैं। उसके बाद आपका डिफेंस बजट जो है वो करीब 72 बिलियन डॉलर का है। कॉर्पोरस, अच्छा, एक पूरा एक कमेटी, एक इंस्टीट्यूशन टाइप कॉर्पोरस एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसको 1 लाख करोड़ दिए जाएंगे। उस कॉर्पोरस का काम ये है कि चाहे वो स्टार्टअप्स हो या कंपनियां हो, टैक्स से भी उनको 1 साल से लेके 50 साल तक लोन दिया जाए, बैंकों से कम या बिल्कुल भी इंटरेस्ट रेट ना, 0 इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ उनको ग्रो करने में मदद मिले। उड़ान योजना के तहत 570 नए रूट बने हैं एरोप्लेन्स के, और 1.3 करोड़ पैसेंजर्स चढ़े हैं, जो पहली दफा जो जहाज में चढ़े हैं जिंदगी में। 3 मेजर कनेक्टिविटी अनाउंसेस: पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर एंड हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। मेट्रो एंड नमो भारत और ये वंदे भारत, अमृत ट्रेन वगैरह। अच्छा, ऑफशोर विंड प्लांट्स के बारे में बात की है कि ऑफशोर विंड प्लांट्स 1 गीगावाट के इंस्टॉल किए जाएंगे। और गवर्नमेंट टू लॉन्च न्यू हाउसिंग स्कीम फॉर मिडिल क्लास, अब एक और नई हाउसिंग स्कीम अनाउंस कर रहे हैं जो मिडिल क्लास लोगों के लिए होगी। जो पहले थी वो उनके लिए थी जिनको जो घर अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं थे। Financial assistance will be provided for the procurement of biomass aggregation machinery to support collection. बायोमास से जो आपके बायोफ्यूल्स आपके बनते हैं, तो बायोमास के लिए जो मशीनरी चाहिए वो मास लेवल पे छोटे से छोटे इंसान, छोटे से छोटे बिजनेसमैन, छोटे से छोटे जमींदार को अवेलेबल हो, कम से कम इंटरेस्ट रेट पे या पैसों पे। तो उसके बारे में बात की है। फिस्कल डेफिसिट 5.8 से घट के 5.1 पे आ गया है आपका। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स विल बी प्रोवाइडेड टू स्टेट्स टू प्रमोट लोकल टूरिज्म। गवर्नमेंट विल सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द ई व्हीकल इकोसिस्टम। ई बसेस के ऊपर स्पेशल स्कीम निकाली थी कुछ महीने पहले, आपको याद हो, 10,000 ई बसेस के लिए उन्होंने ऑर्डर दिए। जी। पिछले 10 सालों में टैक्स कलेक्शन डबल हो चुकी है। 1200 से ज्यादा नए जहाज ऑर्डर किए गए हैं। 14 से 23 तक इंडिया में 596 बिलियन डॉलर की एफडीआई आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कितनी लक्षद्वीप के आई है? बारे में दोबारा दोबारा से जरा एफडीआई दोबारा से रिपीट कीजिएगा। 600 बिलियन, राउंड ऑफ करके 600 बिलियन, वाह। 600 में 4 कम। हम्म। लक्षद्वीप का स्पेशल मेंशन हुआ है कि लक्षद्वीप को पूरा डेवलप किया जाएगा, उसके लिए पूरे बजट से एलोकेट्स किए जाएंगे और उसको अब फुल स्केल पे और फुल स्पीड में उसको डेवलप करेंगे। 7 लाख की इनकम तक किसी को भी टैक्स नहीं देना है। 40,000 रेल बोगीज को वंदे भारत के स्टैंडर्ड्स पे लेके आएंगे, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर, जो ऑलरेडी ये भारत में 40,000 बनती बोगियां हैं? चल रही है। हाँ ये हाँ, भारत में बनती हैं? बिल्कुल। और जो सी फूड एक्सपोर्ट है उसको डबल करने का है। एम टू डबल सी फूड एक्सपोर्ट्स टू 1 लाख करोड़, मतलब अभी 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है, उसको 1 लाख करोड़ तक लेके जाना सी फूड को। Revised estimates of total receipts other than borrowings are 27.56 lakh crore, of which tax recipients are 23.24 lakh crores. उसके अलावा गवर्नमेंट विल फॉर्म अ हाई लेवल, अच्छा ठीक है, ये डेमोग्राफिक ग्रोथ वगैरह। रिवाइज एस्टिमेट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज, अच्छा, टोटल बजट है आपका 45 लाख करोड़। अच्छा। हाँ, 45 लाख करोड़। 5 लाख आपके हो जाते हैं 60, 5 लाख हो जाते हैं आपके 60। तो अगर आप 60 को 10 में, 550 बिलियन के आसपास का बजट आया, 550 बिलियन डॉलर का। अच्छा। जी। वाह, इतना ही ह्यूज अमाउंट का भी बजट है। हमारी जीडीपी का डबल सिर्फ बजट है उनका।
अच्छा, ये तो सारी चीजें आपने डिस्कस कर दी। अच्छा, इसका इम्पैक्ट कोई पड़ेगा वैसे इलेक्शन के ऊपर? ये जिस तरीके का बजट है, मुझे नहीं लगता कि कोई इम्पैक्ट इसका इलेक्शन पे पड़ेगा, पर जितने कॉन्फिडेंट हाँ, हैं बीजेपी। पर इलेक्शन लेकिन के इलेक्शन अपोजिशन में तो कोई इसमें निकालती होगी ना, देखे जी इन्होंने कुछ रिलीफ नहीं दिया, कुछ नहीं ऐसे किया, वो तो हाँ, सारे अब बातें करेंगे यहाँ पर। उनको करने में सर, वो अपने हाथ पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं। अभी वेस्ट बंगाल हम्म। पहुंची है भारत जोड़ो यात्रा, तो उसको वहां पर पत्थर मारे हैं। अब उधर अच्छा। ममता की सरकार है। ममता ने हम्म। बोला मैं इसको यहाँ पर ये यात्रा यात्रा वेस्ट बंगाल में नहीं निकालेगा। ये बोल रही है डायरेक्ट वेस्ट बंगाल से उड़ के अगले स्टेट से झारखंड वगैरह से शुरू करो। तो ये तो इनके हालात, इनके इंडी अलायंस अंदर से फटे पड़े हैं। आम आदमी पार्टी हम्म। ने कह दिया कि पंजाब में हम हर सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, हम कांग्रेस के साथ मिलके पंजाब में नहीं लड़ेंगे। पंजाब में अच्छा। ये हम्म। आम आदमी पार्टी ने कह दिया है। उधर वेस्ट हम्म। बंगाल है, अखिलेश ने कहा है मैं अपनी 10 या 12 सीटें दूंगा टोटल कांग्रेस को पूरे यूपी में। हम्म। मैं शायद 10-12 भी ज्यादा बता रहा हूँ, कहीं कमी नहीं बोली हूँ उसने, 6-8 ही ना बोली हूँ। तो ये अच्छा। इंडिया अलायंस है ना इनका, हम्म। ये वो है ना कि हम्म। इंडिया अलायंस में 26 पार्टियां, 26 के हम्म। या 26 परिवार है, और हर परिवार वाले को पीएम बनना है। तो हम्म। फिर जब एक कमरे में बैठे हैं और 26 के 26 लोगों को पीएम बनना है, तो फिर आखिर में कोई भी नहीं बनता। ऐसे ही है, बाजी फिर बिल्कुल ऐसे ही है। 27वां लेके जाता है, वो है मोदी जी। 27वां। सही, बिल्कुल सही कहा। अच्छा देवक सर, इंडियन नेवी ने जो बड़ी बहादुरी, बड़ी दलेरी के साथ पहले 17 ईरानियों को रेस्क्यू किया, उसके बाद में 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया, उससे पहले भी 2 ऑपरेशन कर चुके हैं, हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे कि पाकिस्तान नेवी भी तो उधर ही फिर रही है। हम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान नेवी का भी हक बनता है कि वो भी इस तरह की पेट्रोलिंग करे या इस तरह के जो काम है उसको रोके। वहां पर और भी अमेरिका के भी शायद बेरी बेड़ा उधर ही घूम फिर रहा होगा। ये इस तरह का जो नेकी का काम है, ये इंडियन नेवी के स्पुर्द किया हुआ काम, नेकी का काम सारा। अमेरिका ने इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट अपनी नेवी की इस इलाके में, रेड सी, गल्फ ऑफ एडेन हम्म। और अरेबियन सी और इंडियन ओशन में इतने हेविली की नहीं है। करना चाहे तो हम्म। उसके लिए कोई मसला नहीं है। इधर इधर डीगो गार्सिया उधर सऊदी अरब है, ठीक है, इनके बेसिस इधर चारों तरफ ही है। जिबूती में अमेरिका का बेसिस है। करना चाहे तो कर सकते, किए नहीं। मैंने कहा ना वो अमेरिका के हालात खत्म है, उसके बारे में तो फिर कभी बात करेंगे। अब देखें, पहली चीज, ट्विटर पे ऐसी बात आई है, पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है। अब जाहिर सी बात है, या तो ये कोई अथॉरिटी ही कंफर्म कर सकती है, या तो वो हम्म। अथॉरिटी हो इंडिया की, या वो अथॉरिटी हो पाकिस्तान की, कि भाई ये डिस्ट्रेस कॉल पाकिस्तान नेवी को भी गई थी, पर उन्होंने मना कर दिया था आने से। अच्छा। पाकिस्तान नेवी की भी शिप कहीं करीब में ही थी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी शिपें डिप्लॉय की हैं, 4 पाकिस्तान की जी। भी डिप्लॉय हुई है। जी। तो फिर इंडियन नेवी के पास गया, तो फिर इंडियन नेवी वालों ने फिर जय एमईए, जयशंकर का जो डिपार्टमेंट है, एस जयशंकर का, उनको कांटेक्ट किया। अब ये भी बात सुनने में आती है, अभी इसके भी कोई कंफर्मेशन तो है नहीं, ठीक है, अब अथॉरिटी कोई कंफर्म कर ले। सुनने में ये आता है कि भाई उन्होंने बीच में किसी तीसरी पार्टी को डाला है, या ये यूएई वालों को डाला है, या सऊदी हम्म। वालों को, कि एम्बेसडर इस्लामाबाद में, कि भाई हम बचाने जाएं या ना जाएं, और जा रहे हैं तो ये बाद में जाके पलटे ना कि ये तो हमारे बंदे ही नहीं है, ये तो ये नहीं है, वो नहीं है, फला नहीं है। तो वो फिर हम्म। बीच में डाला, जाहिर सी बात है अरबियों से थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये बातें अथॉरिटीज कंफर्म करेंगे, अब ये हम्म। बातों की कोई कंफर्मेशन नहीं है, जो 2 बातें मैंने की। इंडियन नेवी गई, हम्म। उन्होंने बचाया 1 हफ्ते में, ये तीसरी शिप उन्होंने बचाई है, 1 हफ्ते हम्म। में तीसरी। पहले बड़ी वो बात है। यूके की शिप थी, कोई तेल का टैंकर हम्म। यूके जा रहा था। उसके हम्म। बाद आपका ईरानी थी, और ईरानी शिप तो कुछ 6 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तानी थे। अच्छा, अब ये सारा बच गया, न्यूज आ गई, सब हो गया। अभी 12 घंटे हो गए इस खबर को आए हुए, 12 घंटे बाद पाकिस्तान के उठते हैं हमारे यहाँ के, हम कैसे मान लें कि वो पाकिस्तानी है, ये झूठ भी तो हो सकता है। इंडिया ने अभी तक उनके नाम, उनकी तस्वीरें नहीं निकाली। अगर वो हम्म। इंडियन नेवी पाकिस्तानियों को बचाती, तो लाजमी वो ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करती, मार्केटिंग हम्म। करने दी। मैंने हम्म। बोला सबर कर जा, भूतनी के तेरे को भी हम्म। जवाब मिलेगा। सर हम्म। उसकी वीडियो आई है, और उसकी वीडियो के 3 घंटे के अंदर अंदर इंडियन नेवी ने वीडियो लगा दी, हम्म। पूरी की पूरी वीडियो ही लगा दी, जहां पर वो पाकिस्तानी सारे के सारे अपना नाम बता रहे हैं,
थैंक यू बोल रहे हैं, पूरी कहानी बता रहे कि किस तरह इंडियन नेवी आई, ये किस तरीके से भागे, इनको पकड़ा किस तरीके, 3 घंटे के अंदर धराशायी हो गया इनका। तो और क्या पल्ले क्या रह गया फिर इनके? 3 घंटे में शायद नहीं, 2.5 घंटे में एफ जयशंकर की स्टेटमेंट आई थी और 3 घंटे बाद वीडियो आ गई उस बंदे के बोलने के बाद। देखिए एफ जयशंकर का बोलना भी कंफर्मेशन ही था, फॉरेन बिल्कुल। मिनिस्टर बोल रहा है, ठीक है, लल्लू पंजू नहीं बोल रहा, वो भी इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर, वो बोल रहा है तो मतलब बात पक्की है, इसमें फिर कोई झूठ वूठ नहीं है। तो वो बस ये है। अच्छा, बाय द वे, मैं पाकिस्तान नेवी के पास मरीन कमांडो, इंडिया के पास अपने मरीन कमांडो मार्कोस, जिनको एसएएस, यूएस नेवी सील्स और मार्कोस को दुनिया में एक ही लेवल पे रखा जाता है, एक ही लेवल बोलते हैं, यही है 3 दुनिया में जो है बस। तो बड़ी मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि कैसे जबरदस्त तरीके से और उन्होंने कोई भी नुकसान किए बगैर इन चीजों को, इनको पहले ईरानियन को रेस्क्यू किया, फिर बाद में पाकिस्तानी को रेस्क्यू किया। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है कि अगर पाकिस्तानी तारीफ कर देते कि जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे सर जो है 19 लोगों का जी। मसला नहीं है, लोगों का तो हमें हम्म समझ में आता है ना माइंडसेट, वो लोग जो बोलते हैं ना बोलते हैं, हम्म गवर्नमेंट ने अभी तक थैंक यू नहीं बोला, बोलना पाकिस्तानी चाहिए। गवर्नमेंट ने अभी बिल्कुल। तक नहीं बोला है। हम्म बोलना चाहिए। पता नहीं कौन सा ये इज्जत नफ्स इनकी मजरू होती है, कौन सी ऐसी अना है, क्या है कि ये आपके, देखिए आपके लोग, एक एक जान भी कीमती है, एक पाकिस्तानी की जान भी हुकूमत को चाहिए कि अगर कोई बचाता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये तो 19 लोगों की जानों को बचाया है वहां पर बड़ी बहादुरी के साथ, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पाकिस्तान नेवी ने भी बहुत दफा इंडिया के मछुआरों को बचाया है। हम्म मेरे को अब ये बात लग गई, मेरे को लगा, अच्छा। मैंने बोला गूगल पे जाओ बेटा, ये कौन सा बचाया जो मेरे को नहीं पता। हम्म मैं ढूंढता रहा सर, मैं 1978 तक तो पहुंच चुका हूँ, अच्छा। 78 से पहले 47 तक जाना, 78 तक तो नहीं बचाया, ठीक है। अब 78 से 47 और 78 के बीच में कहीं बचाया तो वो अलग बात है, मैं 78 तक मैंने चेक कर लिया, कंफर्म मैं हूँ हम्म हम्म कि 1978 से लेके अभी तक किसी ने नहीं बचाया। आपको दिवेक भाई पता ही है कि आपने सुना होगा, अक्सर हम सुनते थे कि सोमालिया के वो लोग पकड़ के ले गए हैं पाकिस्तानियों को। हमारे अंसार बरनी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो बेचारे चंदा मांगते फिरते थे, पूरे पाकिस्तान से पैसे इकट्ठे करके जाकर उनको देकर वो फिर लेके आते थे। आपको पता ही है, मसले पाकिस्तान में तो हमेशा से चलते आ रहे हैं। अभी भी अगर वो पकड़ के ले जाते तो हमने क्या कर लेना था? हमने पैसे ही जमा करवाने थे, जाके इन डाकुओं को पैसे देकर उनको छुड़वा के लाना था फिर। सोमालियों का उनका काम ये है ना, फिरौती का, उनका काम ये मार काट का या वो नहीं है, वो हम्म पैसों के लिए उनका, वो 25-30 साल से काम कर रहे हैं, वो पूरे मुल्क इसी पे चल रहा है। हम्म आप इससे अंदाजा लगाए, मुल्क इस काम से चल रहा है, इससे अंदाजा लगाए। सही, हमारा मुल्क भी वैसे इस तरह के कामों से ही, इस तरह इससे मिलते जुलते कामों से ही चल रहा है। अच्छा, हम अपने मुल्क की तरफ ही आते हैं, पाकिस्तान की तरफ आते हैं, इमरान खान की जानिब आते हैं। इमरान खान साहब को आपने सुना होगा कि दो केसेस के अंदर जो है वो सजा सुना दी गई है, एक में 10 साल और एक में 14 साल। और नाअहल भी साथ में है, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। कोई पार्टी परचम नहीं उनका नजर आ रहा कहीं पर, कोई कैंडिडेट नहीं नजर आ रहा पीटीआई का, निशान बल्ले का उनसे छीन लिया गया है। और जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें यही हमें लग रहा है कि बहुत मुश्किल है कि उनकी जमात जो है वो जीत पाए या उसको जीतने दिया जाए। आप इस वक्त पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं यूके में, आप देख रहे होंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, उसमें कैसे आप देख रहे हैं इमरान खान, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की जो पॉलिटिक्स है उसको? सर देखें, उनकी पॉलिटिक्स को क्या देखना, पॉलिटिक्स चल कहाँ रही है, हर चीज तो, गेम तो फिक्स ही है, ठीक है, तो उनको क्या देखना। बात रही इमरान खान की, मुझे एक सेकंड ये बंदा भाता नहीं है, ठीक है, मुझे टकेगा नहीं पसंद, मतलब मैं एक सेकंड जरदारी को देख लूंगा, इसको एक सेकंड हम्म मेरे से नहीं, वो कांटों में चुभ, आंखों में चुभता है। पर हम्म इसका, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बोलूंगा कि इसके साथ जो हो रहा है ना वो गलत हो रहा है, इवन ये हमारे पाकिस्तान के आइन के खिलाफ हो रहा है, ठीक है। जैसे तोशा खाना केस की जो 4 साल की सजा है,
वो उन्होंने सही तरीके से दी, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं, क्योंकि वो पूरे कानूनी तरीके से सबूतों और दस्तावेज वगैरह पूरा वो सिस्टम। ये जो 10 साल वाली सजा थी ना साइफर केस में, जी। यार एक केस है, एक गलती इमरान खान ने की है, ठीक है, अब उसका केस तुम कम से कम, उसने गलती की है। अगर वो बोले कि मेरे पास नकली साइफर था, मैं खाली पन्ना दिखा रहा था, वो तब भी फंस जाएगा। और अगर वो बोलता है कि असली साइफर था, वो तब भी फंस जाएगा। वो इतना पक्का केस है इसके खिलाफ, मतलब इसके खिलाफ 6-7 केसेस ऐसे इतने पक्के पक्के वाले हैं ना, कि अगर कोई कानूनी तौर पे ईमानदारी से फैसले करने वाला हो ना, तो इमरान खान को ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। 6-7 केसेस इसके खिलाफ ऐसे हैं। तुम कम से कम केस तो ईमानदारी से चला लो। इमरान खान का सही। वकील नहीं, पहले तो उसका वकील हटा के उसको सरकारी वकील दिया। गवाह नहीं थे, शाह महमूद कुरैशी की गवाही नहीं ली, ठीक है। शाह महमूद कुरैशी कौन सा उधर आके कबीर के धोए सुना देता, वो जो बोलता उसके बाद भी उसको सजा होनी थी। जो वो बोलता उसके बाद भी उसको जेल में जाना ही था, पर कम से कम बोलने तो देते। ये जो प्रोसेस और ये जो तरीकेकार है ना, ये गलत है, ठीक है। और अगर आपको पीटीआई के बंदों को, पीटीआई आपको पता है बैन हो सकती है इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस में। जी। सीधा काम कर रहा ही नहीं है ना, कि फॉरेन फंडिंग केस में भाई सीधी की सीधी पीटीआई बैन करो ना, वो तो सीधा सीधा केस है, ओपन एंड शट केस है। बैंक स्टेटमेंट बढ़ी है कि पीटीआई के अकाउंटों की के बाहर से पैसा आया, जी। तुम भाई वो चला के बंद करो ना। ये क्या ड्रामा है कि उनके एक एक कैंडिडेट चुन के आधों को किया है, आधों को एक्सेप्ट कर लिए इलेक्शन कमीशन ने पेपर, फिर उन जिनके एक्सेप्ट कर लिए हैं उन सबको सबको अलग अलग किस्म के वो सिंबल दे दिए। ये बात समझ में नहीं आती, मतलब ये कोई ये बात है? वो ये इसलिए पार्टी देवक भाई बैन कर दो किया ना, कि आके जान ही छूट जाए सर, पार्टी बैन कर देना। और अगर नहीं सबको ऐसे। सिंबल देने में भी इतनी तकलीफ थी, मैं कहता हूँ सबके पेपर ही एक्सेप्ट क्यों किया, सबको पेपर ही एक्सेप्ट नहीं करते तो सिंबल देने ये की भी नौबत नहीं आती। ये देवक भाई एक बड़ी बहुत बड़ी गेम है कि उनको पता है कि वोट इस वक्त लोगों का वोट है पीटीआई के लिए। अब मैं देखें, आपको बता रहा हूँ, बगैर मैं आपको सिंबल के बता रहा हूँ। बगैर जमात के जो लोग जीतेंगे, उनको किसी ना किसी जमात में तो जाना, फिर उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि भाई आप मुस्लिम लीग में चले जाओ या आप पीपल पार्टी में बिल्कुल, चले जाओ, ऐसे मैं करेंगे। आपको मैं आपको उससे भी बड़ी गेम बताता हूँ। हम्म। नवाज शरीफ को भी तो गिराना है ना फिर 3-4 साल बाद। सही कहा ये है, आपने। ये है पूरी गेम। सही कहा आपने। नवाज शरीफ को एक नवाज शरीफ को हम्म। गिराना था तो ये भाई साहब रोडों पे थे, हम्म। इस भाई साहब को गिराना है तो ये शरीफ वाले और भुट्टो रोडों पे है। हम्म। इनको जब गिराना होगा तो फिर से ये इसको अंदर से जो भूत भूत को निकालेंगे जेल से कि बेटा चढ़, बिल्कुल। चढ़ बिल्कुल कंटेनर में सही। और सब चीज करते रहे। भाई ये है पूरा गेम। तू सही कहा आपने, मैं बिल्कुल। तू बस ये म्यूजिकल चेयर चल रहा है, बस मैं कुर्सी किसकी है, ताकत हम्म। भले किसी और की हो, कुर्सी किसकी है। सही ये कहा बड़ी बिल्कुल गहरी आपने। बात कर दी हमने आखिरी वाली, जी। ताकत किसकी भी आ, हो, कुर्सी मेरी अच्छा, होनी दो चाहिए। सिर्फ 1-2 मिनट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि जो अ, बलूचिस्तान के अंदर चीजें चल रही हैं, ईरान ने अटैक किया है, और थोड़ा सा मुझे ये भी पता चला है कि अफगानिस्तान को चाइना तस्लीम कर रहा है, कुछ इस तरह की खबरें भी मुझे सुनने में मिली हैं ऐसी कि ऐसी खबरें आई हैं, पर वो सब बात हम्म। समझ में आई नहीं, मेरे भी इतना कुछ ज्यादा पल्ले नहीं पड़ी है, थोड़ी और हम्म। खबरें उसको आने दें, डेवलप होने दें, तो फिर जी। बताएंगे। तो बाकी इस खित्ते के अंदर जो जिस तरीके से बलूचिस्तान वाला मामला चल रहा है, इसके पीछे अमेरिका तो नहीं है, या जैसे हम डीप स्टेट की बात करते हैं कि वो ये चाहते हो कि यहाँ पर कुछ इस तरह हो, ये अलग से हो, हम यहाँ पर आकर यार बैठ जाएं, इंडिया को एग्जैक्ट वॉच करें, ईरान को वॉच करें। इस केस में एग्जैक्टली कौन सी एजेंसी कौन सा मुल्क इन्वॉल्व है ये मेरे को नहीं पता, पर इसमें तालिबान लाजमी इन्वॉल्व है। आप हम्म। उनकी तस्वीरें देखें, उनकी गन्स देखें, हम्म। उनके जैकेट्स देखें, और फिर अमेरिकन आर्मी के खोले और उनके गन और उनके जैकेट्स देखें। वो जो $85 बिलियन का असला छोड़ के गए थे, वो तालिबान इनको दे रहे हैं। और मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ, मुल्ला ब्रादर आधा बलोच है, हम्म। वो पूरा पठान नहीं है, वो आधा पठान है आधा बलोच। जी। चले देवक भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने सारी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। थैंक उम्मीद करते हैं कि हमारे जो तमाम देखने वाले उनको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।